हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शेरशाह के शासन प्रबंध के बारे में मुख्य रूप से पढ़ेंगे। शेरशाह एक विजेता के साथ साथ कुशल शासन प्रबंधक भी था। अब्बास खां सरवानी इसके बारे में लिखते हैं कि वह बुद्धिमत्ता और अनुभव में दूसरा हैदर था। पिता की जागीर के प्रबंधक के रूप में उसने अपनी प्रशासनिक योग्यता का परिचय दे दिया था। इतिहासकार अर्सिकर ने लिखा है कि शेरशाह में एक सफल सैनिक की अपेक्षा शासन व्यवस्थापक और प्रजापालक के गुण कहीं अधिक विद्यमान थे। डॉक्टर K.R. कानूनगो ने अपनी पुस्तक शेरशाह एंड हिज पीरियड में लिखा है कि शेरशाह अकबर महान से अधिक रचनात्मक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और उससे बड़ा राष्ट्र निर्माता था। उन्होंने शेरशाह को अकबर का अगुआ माना है, पथ प्रदर्शक भी उन्होंने माना है। जबकि डॉक्टर R.P. त्रिपाठी और परमात्मा शरण जैसे इतिहासविद शेरशाह को व्यवस्था सुधारक मानते हैं, मौलिक व्यवस्थापक नहीं। वर्तमान में अधिकतर का यही मत है कि शेरशाह मध्यकालीन भारत के महान शासक प्रबंधकों में से एक था, लेकिन उसने कोई नई व्यवस्था को जन्म नहीं दिया, बल्कि जो सल्तनतकालीन संस्था चली आ रही थी उन्हीं को ही उसने नए रूप प्रदान किए। इस कार्य में उसने इतनी सफलता प्राप्त की कि मध्यकालीन भारतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप ही बदल दिया और उसे जनता के हित के साधन में लगा दिया। शेरशाह पहला मुसलमान राजा था जिसने लोगों की भलाई के विषय में सोचा। उसमें यह देखने की बुद्धि थी कि सरकार लोकप्रिय होनी चाहिए, शासक को लोगों की भलाई के लिए शासन करना चाहिए, भूमि कर उचित आधार पर निश्चित होना चाहिए और देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। यानी कि सल्तनतकालीन व्यवस्था के उसने स्वरूप को ही पूरी तरह से एक सुधारात्मक रूप में बदल दिया। शेरशाह ने मुसलमानी कानून को नरम बनाया। उसने केवल मात्र 5 वर्ष के समय में इतने सुधार किए जिससे पता चलता है कि शासन करने की उसमें बहुत बड़ी योग्यता थी। शेरशाह के शासन प्रबंध की विस्तृत जानकारी हमें अब्बास खां सरवानी की पुस्तक तारीख-ए-शेरशाही से मिलती है। विस्तृत जानकारी में सबसे ज़्यादा जो उसका प्रमाणिक स्रोत है वो है तारीख-ए-शेरशाही। अब आता है शासन प्रबंध के अंतर्गत सबसे पहला केंद्रीय शासन। उसमें सबसे पहला जो प्रमुख था वो था सुल्तान। उसका राजत्व सिद्धांत तुर्क और अफगानों का मिला जुला स्वरूप था। यदि व्यवहार में देखा जाए तो वह तुर्कों के सिद्धांत के अधिक निकट था। शेरशाह स्वयं शासन का प्रधान था। शासन की संपूर्ण शक्तियाँ उसमें निहित थीं। उसके मंत्री केवल उसकी आज्ञा के पालन करते थे। वे शासक को केवल सलाह दे सकते थे, जिसको मानना या न मानना उसकी मर्जी पर निर्भर था। उसने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने केंद्रीय प्रशासन को 4 प्रमुख भागों में बांट रखा था। पहला आता है दीवाने वजारत। इस विभाग का प्रमुख वजीर कहलाता था। यह वित्त और लगान संबंधी कार्य देखता था। संपूर्ण राज्य की आय व्यय का हिसाब रखना, अन्य विभागों का निरीक्षण कार्य करना इसका कार्य था। इस विभाग का राजस्व विभाग की कार्य प्रणाली का ज्ञान रखने के कारण शेरशाह इस विभाग के कार्यों में विशेष रुचि रखता था। वह प्रतिदिन राज्य के आय व्यय संबंधी विवरण देखता था और आवश्यक पूछताछ भी करता था। दूसरा विभाग है दीवाने आरिज। यह विभाग आरिज ए मुमालिक के अधीन था और यह अधिकारी सैन्य सचिव के समान था, क्योंकि आरिज ए मुमालिक प्रधान सेनापति नहीं था। प्रधान सेनापति स्वयं शासक होता था, परंतु इसके अन्य कार्य थे, जैसे सेना की भर्ती करना, अनुशासन, प्रबंध, नियंत्रण का कार्य, रसद सामग्री की व्यवस्था करना, शिविरों का आयोजन करना, ये और राजा के जितने भी सैन्य अभियान होते थे इन सब का उनकी व्यवस्था करना, ये सारे कार्य इस विभाग के होते थे। सैनिकों तथा सैनिक अधिकारियों के वेतन का वितरण का कार्य भी यही विभाग करता था। शेरशाह सैनिक कार्यों में व्यक्तिगत रुचि लेता था,
परंतु इस विभाग के कार्यों में वह हस्तक्षेप नहीं करता था। तीसरा है दीवाने रसालत। इस विभाग को दीवाने मुहस्सिब भी कहा जाता था। यह एक प्रकार से विदेश मंत्री था। विदेशों से आने वाले और विदेश को भेजे जाने वाले दूतों, राजदूतों से निकट संपर्क बनाए रखना इसका प्रमुख कार्य था। कूटनीतिक, पत्र व्यवहार और विदेशी यात्रियों पर भी यह विभाग नियंत्रण रखता था। अगला है दीवाने इंसाफ। यह विभाग एक प्रकार से शाही सचिवालय था। इस विभाग का प्रमुख अधिकारी दबीर ए मुमालिक कहलाता था। शाही घोषणाओं को लिखना और उन्हें प्रसारित करना इसका मुख्य कार्य था। गवर्नरों एवं स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना एवं सरकारी रिकॉर्ड की व्यवस्था करना भी इस विभाग का प्रमुख कार्य था। यानी कि मुख्य कार्य था इसका सुल्तान के आदेशों को लिखना, उनका लेखा जोखा रखना, राज्य के विभिन्न भागों में उन आदेशों को पहुंचाना और उनसे पत्र व्यवहार करना, ये इस विभाग का मुख्य कार्य था। ये जो 4 तो प्रमुख विभाग थे, इसके अतिरिक्त दीवाने कजा और दीवाने बरीद, ये 2 और अन्य प्रमुख विभाग थे। दीवाने कजा न्याय विभाग और दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग। दीवाने कजा मुख्य काजी के अधीन था, जो अभियोग की सुनवाई करने, उस पर विचार करने और चाहे वो पहली बार पेश हो अथवा प्रांतीय काजी की अदालत की अपील के साथ हो, और साथ ही संपूर्ण न्याय व्यवस्था की देखभाल करना इस दीवाने कजा के अधीन था। इस विभाग का कार्य था। दीवाने वरीद का प्रमुख वरीद ए मुमालिक था, जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसका था मुख्य कार्य प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना की जानकारी बादशाह तक पहुंचाना और गुप्तचरों पर नियंत्रण रखना, ये इस विभाग का मुख्य कार्य था। शहरी डाक ले जाने की व्यवस्था भी यही करता था, अतः इसे दरोगा एक डाक चौकी भी कहा जाता था। तो ये 2 और अन्य प्रमुख विभाग थे। इसके अतिरिक्त शाही महल की आवश्यकताओं की पूर्ति, महल के नौकर चाकरों की देखभाल, शाही कारखानों से संबंधित कारखानों का प्रबंध करने, इनके लिए भी अलग अधिकारी नियुक्त था, जिसे खानसामा कहा जाता था। हालांकि इसको मंत्री की पदवी प्राप्त नहीं थी, लेकिन क्या ये बादशाह के बहुत अधिक निकट होता था, तो इस कारण से इसका सम्मान भी लगभग मंत्री के बराबर होता था। ये भी एक सम्मानित पद माना जाता था। अब आता है जो केंद्रीय प्रशासन है, वो प्रांतीय प्रशासनों में विभक्त था। शेरशाह ने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को कई भागों में या उपभागों में विभक्त कर रखा था, लेकिन उसने अपने केंद्रीय शासन को प्रांतों में विभाजित कर रखा था या नहीं, इस संदर्भ में इतिहासकारों में मतभेद है। डॉक्टर के.आर. कानूनगो है, उनका मानना है कि शेरशाह के राज्य में सरकारों से ऊंचा विभाजन नहीं था, यानी कि केंद्रीय प्रशासन के ठीक बाद सरकारें थी, और जो प्रांत या प्रांतीय गवर्नर थे वो उनका मानना है कि वो अकबर के आविष्कार थे। परंतु इसके विपरीत डॉक्टर परमात्मा शरण इसके ठीक विपरीत मत प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि शेरशाह के राज्य की सबसे बड़ी जो प्रशासनिक इकाई थी वो प्रांत थी, और उनका पूरा जो था साम्राज्य वो 12 प्रांतों में विभक्त था, और प्रांत सैनिक गवर्नरों के अधीन थे। इसी प्रकार ईश्वरी प्रसाद भी यही मानते हैं, और अबुल फजल के अनुसार बंगाल को 19 सरकारों में शेरशाह ने विभक्त कर रखा था, और इस प्रकार कुल 66 सरकारें थीं। तो इस प्रकार से इन प्रांतों के संदर्भ में अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। डॉक्टर कानूनगो ये कहते हैं कि शेरशाह के राज्य में प्रांत नहीं थे, और जबकि जो डॉक्टर परमात्मा शरण है वो मानते हैं कि शेरशाह का राज्य प्रांतों में विभक्त था। अगला आता है सरकार का शासन। प्रांत सरकारों में विभाजित थे। अब्बास खां सरवानी ने 66 सरकारों का उल्लेख किया है कि शेरशाह का जो संपूर्ण साम्राज्य है वो 66 सरकारों में विभक्त था।
और हर सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। पहला है सिकदार ए सिकदारान। सिकदार ए सिकदारान यह सरकार के प्रशासन का प्रमुख होता था तथा विभिन्न परगनों के जो सिकदार होते थे उनका प्रशासनिक मुखिया होता था। और इसका मुख्य कार्य था सरकार में शांति व्यवस्था बनाए रखना, विद्रोही जमींदारों का दमन करना, सड़कों की सुरक्षा करना और फौजदारी मुकदमों का भी फैसला करना। ये मुख्य कार्य होता था सिकदार एक सिकदारान का। दूसरा जो अधिकारी होता था मुख्य, वो था मुंसिफ ए मुंसिफान। यह एक राजस्व अधिकारी होता था। सरकार में राजस्व की वसूली करना, अपने अधीन मुंसिफों के कार्यों की देखभाल करना, यह इसका मुख्य कार्य होता था। और साथ में यह न्यायाधीश के रूप में दीवानी मुकदमों का भी फैसला करता था। फौजदारी मुकदमे कौन करता था? सिकदार ए सिकदारान, और दीवानी मुकदमे मुंसिफ ए मुंसिफान। अगला आता है परगने का शासन। जो प्रत्येक सरकार थी वो कई परगनों में विभक्त थी। परगना शासन की छोटी इकाई होती थी और शेरशाह ने प्रत्येक परगने में एक सिकदार, एक अमीन, अमीन यानी कि मुंसिफ, एक फौजदार यानी खजांची और 2 कारकुन यानी लिपिक नियुक्त किए थे। कानूनगो नामक एक अर्ध सरकारी अधिकारी भी परगनों में होता था, जो परगनों के लगान संबंधी मामलों की जानकारी रखता था। सिकदार एक सैनिक अधिकारी होता था जो परगने में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। अमीन यानी मुंसिफ भूमि की पैमाइश करवाता था और लगान वसूल करता था। फौजदार के पास परगने का लगान जमा रहता था, जैसे नाम से मालूम पड़ता है खजांची यानी कि लगान को इकट्ठा करना, अपने पास एकत्रित करना। और दोनों कारकुन यानी लिपिक परगने का हिसाब किताब करते थे। एक कारकुन जो लिपिक होता था वो हिंदी में और दूसरा फारसी में हिसाब करता था। शेरशाह के शासनकाल में राजस्व संबंधी जो ब्यौरा है वो हिंदी और फारसी दोनों ही भाषाओं में रखा जाता था। अगला आता है ग्राम प्रशासन। ग्राम जो प्रशासन था, जो ग्राम शासन था, वह साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। शेरशाह ने गांव व्यवस्था में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। राज्य की ओर से वहाँ कोई भी अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता था, लेकिन गांव में पहले से ही जो होते थे मुकद्दम, पटवारी, चौकीदार आदि के माध्यम से प्रशासन यानी शासन यानी कि राजा गांव के संपर्क में रहता था। गांव में शांति बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसका होता था? मुखिया यानी मुकद्दम का। यदि वह अपराधियों को पकड़ने में असफल रहता तो राज्य द्वारा दंडित किया जाता था। पटवारी गांव की भूमि का लेखा जोखा करता था और चौकीदार उसकी सहायता करता था। गांव के वयस्क और जो वृद्ध लोग होते थे उनकी एक पंचायत होती थी, और पंचायत का कार्य क्या होता था? गांव की सुरक्षा करना, प्रारंभिक शिक्षा, सफाई, सच्चाई और जो भी आपसी झगड़े होते थे गांव के, उन सब का निपटारा करना। ये गांव का मुख्य कार्य। यानी स्थानीय स्तर पर, सबसे छोटे स्तर पर जो प्रशासन संबंधी कार्य था उसमें शेरशाह ने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया और ना ही अपने द्वारा उसने किसी प्रकार के अधिकारी आरोपित किए, बल्कि जो पहले अधिकारी चले आ रहे थे उन्हीं के माध्यम से वह गांव से संपर्क रखता था। तो इस प्रकार शेरशाह के द्वारा यह अपनी प्रशासन व्यवस्था लागू की गई थी। अगली आती है भू राजस्व व्यवस्था की। शेरशाह की जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि हुई थी वो भू राजस्व व्यवस्था के कारण हुई थी, और इस भू राजस्व व्यवस्था के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।